हेलो बच्चों। तो हम लोग मॉनिटरिंग रिएक्शन का पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का लास्ट एक बच गया है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को। तो इसको बच्चों कैसे प्रूव किया गया है कि हाइड्रोलिसिस जो होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो सुक्रोज का होता है, वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों ऑप्टिकल रोटेशन मेथड को यूज किया गया है। ये ऑर्गेनिक का एक टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ध्यान से देखें, समझ जाएंगे। ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। इसमें कुछ कुछ टर्म आपको नया देखने को मिल सकता है। ऑर्गेनिक अगर आप पढ़ रखे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन मेथड से इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को डील करेंगे, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे कि ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो हम लोग का बच्चों टॉपिक हो जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। अब इसमें ध्यान से देखें, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड से हम लोग किसके बारे में प्रूव करते हैं बच्चों? तो हम लोग इसमें डील करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, या आप इसको कह सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये बच्चों एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या इसी का कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो अब देखें सुक्रोज है, ये इन्वर्जन का क्या मीनिंग है बच्चों, ये सब हम लोग धीरे धीरे करके समझते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो पहले तो हमें सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। तो सुक्रोज का फॉर्मूला हो जाएगा C12H22 और ये आ जाएगा O11। इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं बच्चों। हाइड्रोलाइज करने का मतलब है कि वाटर से रिएक्शन करना। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, हम लोग वहां पे ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किए थे एसिडिक कंडीशन में। तो यहाँ भी हम लोग वाटर के साथ ही रिएक्शन करा देंगे, किसका यहाँ पे बच्चों? सुक्रोज का। तो ये दो तरह का कंपाउंड बनाता है। ये हो जाएगा हमारा C6H12O6, और फिर से एक कंपाउंड बनेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का C6H12O6। ये बच्चों एक्चुअली हमें बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ना भी होता है। ये डाइसैकेराइड होते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो दो मोनोसैकेराइड जनरेट होते हैं। खैर ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप सीधा सा ये समझें कि ये एक रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस किया गया है। किसका किया गया? सुक्रोज का किया गया। अब इसमें थोड़ा सा इसके ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बच्चों हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो होता है बच्चों, वो किस तरीके का फॉर्म एग्जिस्ट करता है? डेक्स्ट्रो फॉर्म। ये किस तरीके का होता है कंपाउंड बच्चों? डेक्स्ट्रो। अब ये डेक्स्ट्रो का क्या मीनिंग है वो भी हम लोग देख रहे हैं। ये है डेक्स्ट्रो फॉर्म है बच्चों। ये वाला जो है, ये मान लेते हैं कि ये ग्लूकोज है। ये क्या बच्चों? ग्लूकोज है। और ये जो है ये है फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेम ही होता है, बस फर्क फंक्शनल ग्रुप का होता है। इसमें एल्डिहाइड होता है और इसमें कीटोन होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब अगर हम इसको डेक्स्ट्रो की बात कर रहे हैं कि ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है बच्चों, तो अब यहाँ पे आके देखें कि ये किस फॉर्म का होगा। ये भी बच्चों डेक्स्ट्रो फॉर्म ही है। ये क्या है? ये भी हमारा डेक्स्ट्रो फॉर्म ही है। ये हम आपको अभी समझा रहे हैं। ये डेक्स्ट्रो और लेवो होता क्या है? ये बच्चों क्या है? लेवो फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अब जब ये दोनों मिल जाएगा बच्चों, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म और ये लेवो फॉर्म जब दोनों मिल जाएगा, तो इसका जो नेट रोटेशन हो जाएगा बच्चों, नेट रोटेशन इसमें क्या आ जाएगा? इसका जो नेट रोटेशन हो जाएगा, ये बच्चों हो जाता लेवो। नेट रोटेशन क्या हो जाता है बच्चों? लेवो। और यहाँ पे देखें आप क्या लिखे हैं अभी भी? डेक्स्ट्रो।
तो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है और ये लेवो फॉर्म है। और डेक्स्ट्रो और लेवो जो होता है बच्चों, वो एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज में होगा। तो इस तरीके से जब ये डेक्स्ट्रो फॉर्म लेवो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब इसका नाम दिया गया बच्चों क्या, इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट रोटेशन, अपोजिट हो जाए तो उसको हम लोग इनवर्जन नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखा क्या गया बच्चों कि जब हम कोई भी सॉल्यूशन लेंगे किसी कंपाउंड का, आप यहाँ पे ध्यान से समझें कि डेक्स्ट्रो और लेवो का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म और लेवो फॉर्म का मीनिंग क्या, आप जैसे देख लें कि यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसका सॉल्यूशन लेते हैं। ये सब ऑर्गेनिक में पढ़ना होता है आइसोमेरिज्म में बच्चों। तो ये हम लोग करते क्या है कि इस सॉल्यूशन से हम पीपीएल लाइट को पास कराते हैं। पीपीएल लाइट का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। अब मान ले कि यहाँ पे सुक्रोज का सॉल्यूशन है, ये क्या है, सुक्रोज का सॉल्यूशन है। फिलहाल हम चूंकि जनरल चीजें कर रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज का सॉल्यूशन है, ये कंपाउंड का सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है। तो अब देखिए बच्चों ये होता क्या है कि अगर यहाँ से निकलने के बाद लाइट आपको ऐसा बेंट होता हुआ दिखेगा, लाइट आपको ऐसा बेंट होता हुआ दिखेगा। एक तरह से आप फिजिक्स में समझ सकते हैं, इसे आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन वगैरह। और अगर ये ऐसा बेंट होता हुआ दिख गया लाइट, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है कि इस लाइट के कंपैरेटिवली ये जो लाइट है वो किस तरफ घुमा बच्चों, क्लॉकवाइज घुमा है। ये किस तरफ घुमा बच्चों, क्लॉकवाइज घुमा है। तो इसी तरीके के कंपाउंड को नाम हम लोग क्या दे देंगे बच्चों, डेक्स्ट्रो। इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। और ये जो है वो किस तरीके घुमा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज है ये किस तरीके का बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लेवो। तो ये जो दो टर्म यहाँ पे दिया गया, डेक्स्ट्रो या फिर लेवो फॉर्म, तो आप ऐसा मान लें कि डेक्स्ट्रो कंपाउंड या डेक्स्ट्रो फॉर्म का कंपाउंड वो कंपाउंड कहलाता है जिसके सॉल्यूशन से पीपीएल लाइट को पास कराने पर, हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुने, अगर हम किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पीपीएल लाइट को पास कराते हैं और अगर वो सॉल्यूशन से पास करने के बाद क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होगा तब बच्चों उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोफॉर्म। और अगर किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से हम पीपीएल लाइट को पास कराते हैं और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर जाए पीपीएल का, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग लेवो फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पे डेक्स्ट्रो लिखे हैं, यहाँ भी डेक्स्ट्रो लिख रखे हैं बच्चों और यहाँ लेवो लिख रखे हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम ग्लूकोज ये सुक्रोज को वाटर में डिसॉल्व कर दें और उसको पीपीएल लाइट पास कराएं तो ये पीपीएल लाइट को किस तरफ रोटेट करेगा बच्चों, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसीलिए इसको हम लोग डेक्स्ट्रो बोलते हैं। अगर ग्लूकोज को इंडिविजुअली हम एक कंटेनर में लेके इसको डिसॉल्व कर दें और ग्लूकोज सॉल्यूशन से अगर हम पीपीएल लाइट को पास कराएंगे बच्चों, तो ये भी क्या करेगा, पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट कर देगा। और अगर हम फ्रुक्टोज को अलग से एक कंटेनर में डिसॉल्व करें और पास कराएं तो ये पता चलता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देता है। इसका मतलब ये क्या बच्चों, लेवो फॉर्म हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या, तो हमारे पास इनिशियली क्या होगा बच्चों, ये सुक्रोज होगा। तो ये पीपीएल लाइट को किधर रोटेट कर रहा होगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म मतलब क्लॉकवाइज में। लेकिन कुछ समय के बाद जब रिएक्शन होगा तो अब सोचिए सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, ये लेवो फॉर्म है बच्चों। तो ये जो नेट रोटेशन होता है वो ये वाला आ जाएगा, लेवो फॉर्म आ जाएगा। कारण क्या है बच्चों कि ऑप्टिकल रोटेशन सेम कंसंट्रेशन पे जो पीपीएल लाइट को रोटेट करने का एबिलिटी होता है वो फ्रुक्टोज में बच्चों सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आएगा सुक्रोज में और सबसे कम क्या होता है, ग्लूकोज में। इसीलिए ये अपना रोटेशन ज्यादा डोमिनेट करा देगा
और फाइनली सॉल्यूशन को क्या कर देगा, लेवो फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे देखें इनिशियली ये डेक्स्ट्रो फॉर्म में था, रिएक्शन होते होते कुछ समय के बाद पूरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा बच्चों, लेवो फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब इसके ऑप्टिकल रोटेशन में चेंजिंग आया है, डेक्स्ट्रो से बन गया लेवो, इसीलिए बच्चों इसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। तो यहाँ तक बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो सिमिलर वे में हम यहाँ भी क्या करते हैं बच्चों, इसका रिएक्शन ले लिए। अब सोचिए t=0 पे सिर्फ हमारे कंटेनर के अंदर यही रहा होगा, फिर कुछ समय बाद ग्लूकोज भी बना होगा, फ्रुक्टोज भी बना होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा एक बात लिख सकते हैं बच्चों, नोट बना कर आप ही लिख लेंगे इसको, कि इस तरीके से हम पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ऑप्टिकल रोटेशन की एबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एबिलिटी टू रोटेट PPL light at same concentration is as, वो किस तरीके से होंगे बच्चों, तो हम लोग R से रोटेशन यूज कर रहे हैं, ये है हमारा फ्रुक्टोज RF, मतलब फ्रुक्टोज का एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा बच्चों। उसके बाद आ जाएगा RS मतलब सुक्रोज का हो जाएगा, और सबसे कम जो होगा बच्चों वो किसका हो जाएगा, ग्लूकोज का हो जाएगा। ये ऑप्टिकल रोटेशन का एबिलिटी है बच्चों। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लें, इस तरीके से मान लें कि हमारा पीपीएल लाइट है, ये एक मान ली सरफेस है जहां पीपीएल लाइट निकलेगा, और इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, पीपीएल लाइट इसमें पास करा रहे थे, ठीक है। तो अब सोचे इस सरफेस पे जब आएगा तो वो मान लेते हैं कि ये पहले इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये पहले किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। लेकिन जैसे जैसे इस सॉल्यूशन में इन्वर्जन होता जाएगा, लाइट धीरे धीरे करके क्या होगा बच्चों, इस तरफ घूमना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते थे इसको, फिर से हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं इसको, फिर से हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों। मतलब धीरे धीरे करके लाइट क्या हो जाएगा बच्चों, इस साइड हमारा बेंड शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि अब देखिए ये इधर जा रहा था पीपीएल, अभी ये क्लॉकवाइज यहाँ से घुमा, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ये R0 है, R0 का मतलब t=0 पे है। तो जब t=0 की बात करेंगे बच्चों, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा पता है, आपके कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ रहा होगा सुक्रोज। तो अगर हमारे पास सिर्फ सुक्रोज है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो आप यहाँ पे देखें, हम अगर रिएक्शन की बात करें तो हमारा हो जाएगा C12H22 और O11, और इसको हम लोग चूंकि हाइड्रोलाइज कर चुके हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बनाया था C6H12 और O6, और प्लस फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, C6H12 और O6। अब जैसे देखें, अगर मान लेते हैं आपकी t=0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना बच्चों, A है, तो ये तो एक्सेस रहा होगा, चूंकि ये तो सॉल्वेंट है वापस, तो ये अभी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा बच्चों, ये कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अब सोचिए किसी टाइम t के बाद, किसी टाइम t के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो A-x हो जाएगा, चूंकि कुछ ना कुछ इसका हाइड्रोलाइज हो गया होगा, और ये बन जाएगा बच्चों x, और ये फिर से क्या बन जाएगा बच्चों, x। अब कुछ समय और हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो और धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटते घटते ऐसा भी हो सकता है कि लगभग लगभग क्या हो जाए, पूरी तरह से हाइड्रोलाइज हो जाए बच्चों, ये A आ जाएगा और ये A आ जाएगा। अब सोचे हमें यही तो प्रूव करना होता है हमेशा कि कौन ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। तो सोचिए अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे K का एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए था, ये बनेगा 1/T, ये आएगा ln, ठीक है बच्चों, ये A0 होता है तो ये A आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A-x। तो अगर हम यहाँ पे K का 2 बार इक्वेशन से निकाल लें वैल्यू और देखें कि अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे वापस ये रेशियो आपको देगा नहीं, वो देता क्या है डाटा में, तो वो देगा कि शुरू में सॉल्यूशन
कितने पीपीएल लाइट को किस एंगल से रोटेट कर रहा था, फिर बाद में किससे रोटेट किया, फिर बाद में किससे किया और बाद में किससे किया। तो इस तरीके का डाटा दिया रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं a अपॉन a माइनस एक्स को बच्चों हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा एंगल ऑफ रोटेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच लीजिए कि ये आर T1 हम लोग कह सकते हैं, कुछ समय के बाद ऐसा हो गया। ये बच्चों हम लोग RT2 कह सकते हैं, थोड़ा देर बाद और ऐसा घुमा RT3 कह सकते हैं बच्चों, फिर RT4 कह सकते हैं। इस तरीके से डॉट डॉट ऐसे करते करते ये क्या आ जाएगा बच्चों, R इंफिनिटी आ जाएगा। और ये सारा एंगल जो है वो इधर से इधर की तरफ घूम रहा है बच्चों, क्योंकि ये पहले तो क्लॉक वाइज में जा रहा था, धीरे धीरे ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज में चलता चला गया। कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये लगातार इस तरीके से घूम रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, जितना ज्यादा से ज्यादा इसका हाइड्रोलिसिस होगा, हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, जितना ज्यादा से ज्यादा इसका हाइड्रोलिसिस होगा उतना ज्यादा से ज्यादा ये फ्रुक्टोज बनेगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा फ्रुक्टोज बनेगा ये एंगल ऑफ रोटेशन को उतना ज्यादा से चेंज करेगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें एक बात समझ में आ रहा कि हम ऐसे कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन एंगल। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों, जितना ज्यादा से ज्यादा ये हाइड्रोलाइज होगा उतना ज्यादा से ज्यादा फ्रुक्टोज बनेगा, और यहाँ पे उतना ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन एंगल आएगा। अब देखिए ये जो हम t=0 लेते हैं, t=2 लेते हैं, t=infinity लेते हैं, तो हम पहले ही बताएं बच्चों कि इसका ये मीनिंग होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये तीन अलग अलग सॉल्यूशन लेना पड़ता है बच्चों। हमें क्या करना होगा, तीनों कंटेनर में अलग अलग सॉल्यूशन लेना होगा। सुक्रोज का मान लिया ऐसा है, फिर हम लोग t पे ले लेंगे यही सॉल्यूशन, हमेशा ये अलग अलग सॉल्यूशन होता है। फिर आप t=infinity पे एक सॉल्यूशन ले लें बच्चों, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये मान लीजिए t=0 का डाटा है, ये t=t समय का सॉल्यूशन है, और ये मान लीजिए t=infinity टाइम का। आप सोचे जब आप इसमें पीपीएल लाइट को पास कराएंगे तो ये तो इनिशियल है, तो इनिशियल तो क्या हमारा सिर्फ सुक्रोज ही है, और ये बच्चों एक्सपेरिमेंट में पता था हमें कि ये किस तरफ लाइट को रोटेट कर रहा था, क्लॉकवाइज, तो इससे लाइट इस तरफ के पास होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आने का मतलब हुआ बच्चों कि आप t=t पे आ गए। तो देखें t=t पे सुक्रोज तो है ही, मतलब ये लाइट को कुछ क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, फिर ये भी है तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये क्या बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और ये भी बताया गया कि रोटेट करने का एबिलिटी सबसे ज्यादा इसी में होता है, इसीलिए इन दोनों के रोटेशन को ये कंपनसेट करते हुए ये कुछ ना कुछ लाइट को क्या कर देगा बच्चों, ये लेफ्ट की तरफ ले जाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज की तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मोड़ देगा। ठीक है, इसी तरीके से ये लगातार होता जाएगा। बस अभी थोड़ा कम हो रहा है, बाद में और ज्यादा मुड़ेगा, बाद में और ज्यादा मुड़ेगा। और अगर आप इन्फिनिटी टाइम की बात करें तो इसका मतलब हम तो ये कहेंगे कि यहाँ बहुत ज्यादा से मुड़ गया होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा से मुड़ जाएगा। तो इसी तीनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें यही तो पता चल रहा है कि ये जो इनिशियल से चेंज हो रहा है बच्चों, वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा ये बनता जाएगा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होता जाएगा। तो बच्चों हमारा मेन टारगेट ये है कि ये जो के हमारा बना था, ठीक है, ये जो के हमारा बना है उसमें ये रेशियो को हम लोग रिप्लेस करें एंगल ऑफ रोटेशन से। तो बच्चों हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जो थीटा रोटेट किया, मान लीजिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो थीटा का रोटेशन हुआ या आर नॉट मान लेते हैं। आर नॉट का मतलब क्या होगा बच्चों, ये पीपीएल लाइट का रोटेशन है, किस टाइम पे,
टी इक्वल्स टू 0 टाइम पे। उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, आर टी। आर टी क्या बच्चों, एंगल ऑफ रोटेशन है, किस टाइम पे, टी टाइम पे। और यहाँ पे बच्चों हम इसको क्या मान लेते हैं, आर इंफिनिटी। इंफिनिटी टाइम पे इसका कितना रोटेशन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग अब करेंगे। अब देखिए ये रेशियो हम कैसे निकालें, तो हमें ए चाहिए होगा बच्चों, फिर ए माइनस एक्स चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो हम जो वहां पे अभी लिखे हैं कि चेंज इन एंगल जो होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस का, मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट। ये बात आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा x का वैल्यू आएगा, एंगल में चेंज भी उतना का आएगा। हम चेंज की बात करें बच्चों इनिशियल के रिस्पेक्ट में टाइम का, तो आर टी माइनस आर नॉट का वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। अब इसी में सोचें कि अगर ये इनफाइनाइट टाइम हो गया, तो इनफाइनाइट टाइम का मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो चुका है, ए हो चुका है। तो ए जो होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो यहाँ पे टी था, तो ये अब इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा बच्चों। ये देखिए दूसरा इक्वेशन आ गया। अब एक चीज और हम पता कर लिए कि a का कितना आ गया, हमें a माइनस एक्स निकालना था बच्चों। तो अब देखें कि अगर हम a माइनस एक्स का प्रोपोर्शनलिटी लें, तो a माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल, तो इसमें इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। तो अब सोचिए अगर इसमें इसको आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या बच्चों, आर इंफिनिटी माइनस कितना मिल जाएगा, आर टी। तो इस तरीके से हमारा तीन इक्वेशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए कहाँ पे आपको मिला था बच्चों, इनफाइनाइट टाइम पे हो गया था, तो टी के जगह इन्फिनिटी कर दिया। एक्स क्या है, टी टाइम का, ये ऐसा आ गया। अब देखें क्या हम लोग a अपॉन a माइनस एक्स को हम निकाल पाएंगे क्या, तो a का जो है वैल्यू वो बच्चों कितना आ गया हमारा, आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट, ठीक है। और a माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है बच्चों, तो ये आर इंफिनिटी माइनस आर टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो वापस इसका वैल्यू ध्यान रखेंगे बच्चों, सारे में हम लोग यही काम किए, सभी में इसी तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है। तो अब बच्चों देखें क्या हमारा फाइनल के का एक्सप्रेशन आ गया या नहीं आ गया, तो बच्चों के बराबर हो गया हमारा 1 अपॉन टी, उसके बाद आ जाएगा ln। अब यहाँ पे ध्यान से देखें ये कितना आ रहा बच्चों, आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा वापस आर इंफिनिटी माइनस आर टी। ये इस तरीके का हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब सोचे क्या हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके के का हम एक से ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको एंगल ऑफ रोटेशन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कहेगा आर इक्वल्स टू 0 जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन है टी इक्वल्स टू 0 पे। फिर इनफाइनाइट टाइम पे दिया रहेगा, टी टाइम पे दिया हुआ रहेगा, t1 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद। तो आप इसको यूज कर करके दो बार के का वैल्यू निकाल लेंगे, जितना पे टी रखेंगे वहां पे यहाँ टाइम मान ली 5 सेकंड का रोटेशन रखना था, यहाँ 5 सेकंड का जितना रोटेशन दिया हुआ वो रख दें, और यहाँ टाइम 5 मिनट रख दें, 5 सेकंड रख दें, सॉल्व कर लें, के का वैल्यू आ गया। अगर इस एक्सप्रेशन से के का वैल्यू निकालने पे सेम आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि स्टर ये सुक्रोज का जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है वो किस ऑर्डर को फॉलो करता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों, ऐसे आप उधर समझ गए होंगे। ये आर नॉट जो है बच्चों वो क्या होता है, ये है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एट ऑफ पीपीएल, ये पीपीएल को रोटेट करता है एट टी इक्वल्स टू 0 पे। तो सेम कहानी सब में रहेगा बच्चों, टी इक्वल्स टू टी का मतलब क्या होगा बच्चों, ये एंगल ऑफ रोटेशन ही होगा एट टी इक्वल्स टू टी टाइम के बाद। फिर आर इंफिनिटी जो बच्चों वो भी क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन ही है, कितने टाइम पे, तो टी इक्वल्स टू इंफिनिटी के बाद। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं। अब इसमें छोटा छोटा सवाल आपको दे सकता है, ये ध्यान रखें कि अगर आपको कभी ऐसा बोले ना कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो जब ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस हो जाए बच्चों, क्या है ये सब क्वेश्चन में यूज करता है कि ऑप्टिकली
इनएक्टिव का बच्चों ये मतलब होता है कि वो लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका रोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मतलब है कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा उसका, जीरो। एंगल ऑफ रोटेशन आप कितना ले लेंगे बच्चों, जीरो ले लेंगे, ठीक है। अब सोचे कि एंगल ऑफ रोटेशन जीरो हो गया, अब ये कब कब कह सकता है, हो सकता है कि आपको कभी ऐसा सवाल पूछे, ये तो बच्चों आर इंफिनिटी, आर नोड और आर टी ये तीनों टर्म तब आ रहा है जब हम लोग सुक्रोज लेकर हैं। हो सकता है वो कोई दूसरा कंपाउंड ले और बोले क्या कि इनिशियली कंपाउंड इनएक्टिव था, तो टी कॉस टू जीरो का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो इस एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा बच्चों, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सवाल वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में अगर कोई कहता है कि अगर ऐसा मान लीजिए कि रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो रिएक्टेंट अगर सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसका मतलब बच्चों कि आर नॉट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और अगर आपसे कोई कहता है कि सिर्फ रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब आप ये देखेंगे कि अगर रिएक्टेंट सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, आर इंफिनिटी आपको जीरो करना पड़ जाएगा, और आर टी पे क्या होता है, रिएक्टेंट भी होता है, इसका मतलब वहां पे दोनों में से कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट अगर हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब आर इंफिनिटी का बच्चों जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ पॉइंट रख के सवाल को सॉल्व कर लेना है। बस आप इतना याद रखें कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कहने का मतलब है एंगल ऑफ रोटेशन जीरो है। अब आपको ध्यान रखना कि किस टाइम पे वो पूछा जा रहा है। अब जैसे देखिए टी कॉस टू जीरो पे है, तो टी कॉस टू जीरो पे तो आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट है, और अगर कहता है रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब है कि आर नोट का वैल्यू यहाँ से गायब कर देंगे आप। अब सोचिए कि टी इन्फिनिटी पे आपको क्या मिलता बच्चों, टी इन्फिनिटी पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो प्रोडक्ट के बारे में वहां इंफॉर्मेशन देगा कि वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो इस तरीके से बच्चों हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें हम आपको इस पे एक छोटा सा सवाल दे दे रहे हैं, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा, जो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर बच्चों में एक क्वेश्चन अगर आपको दें इस तरीके से, इफ inversion of sucrose occurs 50%, कह रहा 50% सुक्रोज क्या हो गया, इन्वर्ट हो चुका है। इन्वर्ट मतलब वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो चुका है। तो कह रहा है कि बताइए कि आर नॉट, आर टी एंड आर इंफिनिटी, then R naught, RT and R infinity is related as, ठीक है। मतलब यहाँ कह रहा है कि ये किस तरीके से रिलेटेड हो जाएंगे। तो बच्चों आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये दोनों रेशियो को यूज करें हमेशा जब भी ऐसा सवाल आता हो। तो अब देखिए ये रेशियो किसके इक्वल हो रहा था, तो ये रेशियो आ रहा था बच्चों आर इंफिनिटी माइनस आर टी, ये सॉरी आर नॉट था, और डिवाइडेड बाय हो गया बच्चों आपका कितना, आर इंफिनिटी माइनस आर टी। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ठीक है, आर इंफिनिटी माइनस आर नोट, आर इंफिनिटी माइनस आर टी। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 50% हाइड्रोलाइज होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आप मान लेते हैं कि 100 मोल आपके पास पहले था सुक्रोज, उसमें 50 खत्म हो चुका है, तो बचेगा कितना बच्चों, 50 तो बचेगा। तो ये आ जाएगा आर इंफिनिटी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाय आर इंफिनिटी माइनस ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, आर टी। तो आप इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स आर इंफिनिटी माइनस ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, रिलेशन आ जाएगा। तो ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 इंफिनिटी और इधर आके इंफिनिटी हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा मेरे समझ से
आर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, ये आप इधर ले आए तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 2RT माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, R नॉट। कुछ इस तरीके का रिलेशन यहाँ पे आपको जनरेट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कोई और परसेंटेज दे दे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग का आज मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन हो गया खत्म बच्चों। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये हम लोग इफेक्ट के बारे में अब फिर से पढ़ेंगे। हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो आज हमारा मॉनिटरिंग पूरी तरीके से खत्म हो गया। आप लोग सब ध्यान से इसको कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।